गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज के सेशन बात करने वाले हैं 3 जून के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो एमसीक्यू रूप में रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। ये सेशन आपके आगे आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग और स्टेट के अन्य एग्जाम्स, आर्मी, जो भी एग्जाम रहेगा उनके लिए करंट अफेयर का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो सेशन को पूरा देखना, अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के अंदर? इसका आयोजन किया गया था हांगकांग के अंदर, जिसमें भारत को मिला है सेकंड स्थान। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत पदक तालिका के अंदर दूसरे स्थान पर रहा था, यानी उपविजेता प्राप्त किया था। और फर्स्ट स्थान पर रहा था चाइना। ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत को मिले हैं 19 पदक, और इसके साथ ही सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें है 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत सिल्वर मेडल्स और 4 है ब्रॉन्ज मेडल्स। बात कर लेते हैं गोल्ड मेडल की, तो जिसमें है पूजा सिंह, नितिन गुप्ता, राहुल जाखड़, अमान कंबोज और शहनवाज खान, निखिल चंद्रशेखर, बसंत, मुस्कान और मोगली वेंकटराम रेड्डी। इन 10 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिला गया था, और 5 को मिला सिल्वर मेडल और 4 को मिला ब्रॉन्ज मेडल। इसका आयोजन किया गया था हांगकांग के अंदर 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसमें भारत को मिला ओवरऑल सेकंड स्थान 19 पदक के साथ। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर लागू हुआ है? भारत और किस देश के मध्य? ये भारत और ओमान के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। इनके मध्य हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर लागू हुआ है। भारत और ओमान के बीच हाल ही में 1 जून 2026 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर आधिकारिक रूप से लागू हुआ है। भारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर इन दोनों का उद्देश्य रहेगा कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है। इसका व्यापक आर्थिक साझेदारी का उद्देश्य क्या रहेगा कि भारत और ओमान के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। इसके तहत ओमान अपनी 98.08% टैरिफी लाइनों को भारत को 100% शुल्क मुफ्त बाजार मुफ्त बाजार पहुंचान प्रदान की जाएगी। इससे मूल्य के आधार पर भारत के लगभग 99.38% निर्यात को सीधा ही लाभ मिलेगा, यानी ओमान अपने देश में भारत के निर्यात को छूट दिए जा रहा है। कितनी? 99.38% की। ठीक है। जिसमें भारतीय कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा, फुटवेयर और दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पादनों को ओमानी बाजार तक तत्काल शून्य शुल्क प्रवेश मिलेगा, यानी अ, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये भी हाल ही में समझौता हुआ है भारत और ओमान के मध्य, जिसमें 99% जो भी सामान रहेगा उस पर टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। तो इसको शुरू किया गया 1 जून 2026 को। अगला सवाल, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो इसका आयोजन किया गया था वियतनाम में, जिसमें भारत ने पदक जीते हैं 10। वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारत की महिला पहलवानों ने इतिहास रचता प्रदर्शन करते हुए 10 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है। जिसमें स्वर्ण पदक थे कितने? 2, और सिल्वर मेडल थे 3, और ब्रॉन्ज मेडल थे 5। तो उन खिलाड़ियों के नाम एक बार देख लेते हैं। जिसमें स्वर्ण पदक जीता था दीक्षा के द्वारा 43 कैटेगरी में। अगला है गरिमा 53 किलोग्राम कैटेगरी में, इन दोनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। और सिल्वर मेडल जीता है निकिता के द्वारा 49 किलोग्राम, अंतरा 65 किलोग्राम, और तानिया
69 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता गया। बात करें ब्रॉन्ज की, तो पहला आता है साक्षी, 57 किलोग्राम। अगला है मान्या, उसने 61 किलोग्राम। पलक 40 किलोग्राम। और अनामिका के द्वारा 46 किलोग्राम। और लास्ट है अक्षरा, को मिला है कांस्य पदक 53 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। तो इनके नाम याद रख लेना। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी, जिसको आयोजन किया गया था वियतनाम के अंदर। वहाँ पर भारत को 10 पदक मिले हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। अगला सवाल है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये पहले भी कर चुका है, और अभी वापस मलेशिया के द्वारा हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया था, जो 16 वर्ष यानी पहल करने वाला पहला देश था। ठीक है, 16 वर्ष के आयु बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा और कानून लागू करने की पहला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसने दिसंबर 2025 में ही ऐतिहासिक कानून लागू किया गया था। और अब 1 जून 2026 को मलेशिया ने अपने ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये इंडोनेशिया भी कर चुका है। मार्च 2026 के अंत तक ये भी नियम लाया गया था कि 16 वर्ष से कम आयु बच्चे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ब्राज़ील ने भी मार्च 2026 में डिजिटली इसी ये कानून लाकर बच्चों को सोशल मीडिया से गेम्स ऑनलाइन तक सख्त कानून बनाया था। तो इनको याद रखना। सबसे पहले कौन सा देश बना है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, मालदीव जैसे अन्य देश भी 15 से लेकर 16 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर मसौदा तैयार कर रहे हैं, और जल्दी ये भी जारी कर देंगे कानून। ठीक है, तो इनको याद रखना। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मलेशिया, जिन्होंने ये कानून बनाया है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादक प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रहने वाला है दही उत्पादन प्लांट, जो बनाया जा रहा है कलकत्ता के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा है दही उत्पादन प्लांट्स, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सकराइल फूड पार्क, जहाँ कोलकाता के निकट स्थित है, वहाँ इसको स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर बाजार में डेयरी उत्पादनों की बढ़ती मांग को पूरा करना। और ये कदम भारत के श्वेत क्रांति 2.0 अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, और ये लगाया जा रहा है अमूल के द्वारा। अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी है दूध की, तो उसके द्वारा ये प्लांट लगाया जा रहा है हावड़ा में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट है। अगला है, सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो सिंगापुर ओपन की बात करें, तो ये बैडमिंटन की एक टूर्नामेंट है सिंगापुर ओपन, जिसमें पहली भारतीय जोड़ी बनी है आ, सात्विक और चिराग शेट्टी के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों के द्वारा हाल ही में सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा। इसके पुरुष युगल की जोड़ी है। इसके साथ ही इन्होंने एशियाई गेम्स स्वर्ण पदक जीता था 2022 में। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी थी। कहाँ पर? एशियाई गेम्स 2022 के अंदर। इन्होंने थॉमस कप भी जीता था 2022 के अंदर। ठीक है, पुरुष बैडमिंटन विश्व टीम की चैंपियनशिप थे, जिसमें भारत की ओर से थॉमस कप जीता था इन दोनों के द्वारा। और इन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का, शानदार प्रदर्शन के कारण, क्योंकि इन्होंने थॉमस कप जीता था 2022 के अंदर। और एशियन गेम्स
में स्वर्ण पदक भी जीता था और ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। और अब कौन सी बनी है? सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है साई सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा। तो नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सतत कृषि पद्धतियों पर एफए के द्वारा सोइल फार्मर हीरो के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो सोइल फार्मर हीरो के बारे में बात करें तो ये दिया गया है वैल्यू वन को। ठीक है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 58 वर्ष के आयु के, जो इनको दिया गया है सतत कृषि पद्धतियों के लिए। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफए के द्वारा सतत कृषि पद्धतियों के लिए यानी एफए सोइल फार्मर्स हीरो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के पोलाची जिले में रहने वाले हैं। इसका नाम है वलुवंश। इनको सम्मानित किया गया था। इनकी एज है 58 वर्ष। ठीक है, और इनको दिया गया है अपने अभिनय कृषि मॉडल के कारण। इनको वर्तमान में काफ़ी वैश्विक चर्चा पर रहे थे, इसी कारण इनको संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था सोइल फार्मर हीरो का। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कृषि सुदृष्टिकरण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है एग्रीकोला पदक। इन्हें दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। इसके द्वारा एफए के द्वारा कौन सा पदक है? एग्रीकोला पदक। ठीक है, और अभी किसको दिया गया है? ये दिया गया है वेलुवन को, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिनको मिला है एफए का सोइल फार्मर हीरो का अवार्ड। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना पहले ही। अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून, ठीक है, जो विस्टा है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्ट्रेट स्टेटोस्फेरिक स्टेटोस्फेरिक है, सुपर प्रेशर बलून है, जो लॉन्च किया गया है रेड बलून एरोस्पेस के द्वारा। ये भारत का पहला है स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी है स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून, जो विस्टा स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है रेड बलून एरोस्पेस, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ऐतिहासिक मिशन मिशन सना का नाम दिया गया है इसको। इस मिशन को क्या नाम दिया? मिशन सना, जिसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है इंदिरा गांधी स्टेडियम से सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया, यानी उड़ान भरा था। इसको रेड बलून एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सफल लॉन्च करने के साथ भारत स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित स्ट्रेटोस्फेरिक बलून क्षमता के मामले में दुनिया का 5वां देश बन गया है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर आता है अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना और अब कौन सा आ गया? भारत। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, ग्रामीण कनेक्टिविटी, प्रदूषण निगरानी और पर्यावरण संवेदन और सुरक्षा निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। इसका स्ट्रेटोस्फेरिक्स सुपर प्रेशर बलून का। ठीक है, और ऐसा ये लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है भारत। अगला सवाल है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को और इस बार 2030 में इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी 2026 में इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को और 1 जून 2026 को इसके क्रियान्वयन का 6 साल पूरा हो गया है। तो इसको और आगे बढ़ाया गया है मार्च 2030 तक। ठीक है, बात करें इसके पूरा नाम क्या है पीएम स्वनिधि योजना की, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसकी फुल फॉर्म है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या रखा गया था कि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वाले को बिना किसी गारंटी के 10,000, 20,000 या 50,000 तक सस्ता कार्यशीला यानी
वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करना। किसको? जो भी रेडी पटरी वाले हैं उनको बिना कोई गारंटी, यानी 10,000, 20,000, 50,000 तक उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करना। इसका लक्ष्य रखा गया था पीएम स्वनिधि योजना का। इसके अभी 6 साल पूरे हुए हैं 1 जून 2026 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 को। अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है 2030 तक। ठीक है। ऋण अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए एक बजट भी दिया गया है 7,332 करोड़ रुपए का। और इसका लक्ष्य रखा गया है 50 लाख नए वेंडर सहित कुल 1.15 करोड़ लाभार्थी को जोड़ना इस स्कीम के। तो पीएम स्वनिधि योजना को याद रखना, ये आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इनके द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल है, पद्म विभूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। तो ये एक कौन है? सुमन कल्याणपुरी कौन है? क्या अभिनेत्री है, लेखिका, गायिका या नर्तिका? तो सुमन कल्याणपुर के बारे में बात करें तो ये है सिंगर, जिनका अभी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2023 के अंदर। पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, ये एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1937 में। उस टाइम भारत के ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश में इसका जन्म हुआ था। और वह मूल रूप से अभी मुंबई में ही रहती है। ठीक है। और उनको 2023 में भारत का तीसरा सबसे नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण, गायिका के में उनके योगदान के कारण। और जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में, जिनका नाम है सुमन कल्याणपुर। ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ डे। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है? तो इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट फतेह करने का, जिनका नाम है, नेपाल की रहने वाली है पर्वतारोही कामिरीता शेरपा। ठीक है, नाम भी याद रखना। तो कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है इनके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना, क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।